हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लीनियर अलजेब्रा क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसी को प्रोसीड करते हुए मैं आज आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ऑलरेडी रिटन है। The question is x minus y minus z is equal to 0. First equation 2y plus z is equal to 2 is the second equation. Then 6x plus y is equal to 6 जो है ये आपका थर्ड इक्वेशन है. We have to solve this system. सिस्टम को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि आपको x y z की वो वैल्यू निकालनी है सच दैट ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो एक साथ सेटिस्फाई हो सके. क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट वी विल राइट द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम एंड देन हम उसको सॉल्व करते हैं. तो मैं इसका मैट्रिक्स इक्वेशन पहले लिखती हूँ. द मैट्रिक्स इक्वेशन इज द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज, क्या होगा आपका मैट्रिक्स इक्वेशन. सो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स फर्स्ट लिखेंगे हम. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है आपकी, 1 -1 -1. Why? Because 1 -1 are the coefficients of x, y, z in the first equation. ठीक है. सेकेंड में you can see coefficient for x is 0, so we will write here 0. ऐसी equations के लिए आप जब coefficient matrix लिखते हो तो you have to be careful. ऐसा नहीं है कि यहाँ 2y plus z है तो आप पैनिक कर जाओ कि थर्ड एंट्री कहाँ से आएगी. इट मीन्स coefficient for x is 0. Then this is 2, this is 1, then 6, 5 and coefficient for z is 0. इसके बाद ये हो गया आपका x, y and z. then आपका राइट हैंड साइड मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0, 2 and 6. अब आपको इसे सॉल्व करना है. तो एक मेथड मैंने बताया था आपको, दैट इज योर, दिस इज योर सिस्टम ax is equal to b and if this matrix A is invertible, so you can calculate what, x is equal to A inverse B and this is your final answer. but इसके लिए आपको क्या प्रोवाइडेड है कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टिबल होनी चाहिए. अब सपोज आप ये नहीं चेक करना चाहते हो या फिर अगर चेक करते भी हो तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ना आए, तो उस केस में आपकी मेहनत डबल हो जाएगी. तो इसके लिए आपका एक सेकेंड मेथड क्या है कि आप पहले ही एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए यूजिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस राइट हैंड साइड वेक्टर, और उसके बाद उस मैट्रिक्स को यू विल चेंज इन एक्लिन फॉर्म एंड देन उससे आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स का एक सिस्टम का सॉल्यूशन लिखेंगे. तो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती हूँ और तब आपको बताती हूँ. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ तो वो क्या होगा, 1 -1 -1 0 2 1 6 5 0. दिस इज 0 2 एंड 6. ये लाइन मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किए हैं, एक डॉटेड लाइन, सो दैट आपको ये पता चले दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज द राइट हैंड साइड वेक्टर. ये 3/3 की कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. ओके उसमें एक और वेक्टर ऐड हुआ है तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई अब 3/4 की. तो आपको अपने माइंड में इसको एज अ मैट्रिक्स ट्रीट करना है ऑफ डायमेंशन 3/4 एंड देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व मीन्स इसका रो एक्लिन फॉर्म कैलकुलेट करना है. तो यू कैन सी दिस एंट्री इज 1, वेल एंड गुड. यहाँ पर आपका 0 है तो हमें सेकेंड रो के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना है. थर्ड रो के लिए वी हैव टू परफॉर्म अ ऑपरेशन. तो क्या करेंगे हम, R3 में चेंज करेंगे व्हाट, R3 - 6 टाइम्स R1. तो ये आपका फर्स्ट रो एज इट इज 1 -1 -1 एंड देन दिस इज 0. सेकेंड रो अगेन एज इट इज 0 2 1 एंड 2. थर्ड रो में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो 6 - 6 दिस इज 0 एंड 5 + 6 तो 11 एंड 0 + 6 तो 6. ठीक है. देन दिस इज 6 - 0 तो 6. क्लियर. तो हमने क्या किया, इस एंट्री को पिवट बना लिया. नेक्स्ट आवर एम इज टू कन्वर्ट दिस एज पिवट. इसके लिए क्या करना होगा, ये 11 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है यूजिंग दी रो ऑपरेशन. तो अगेन आपको ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करने हैं, थर्ड रो में. ठीक है. सो 2 टाइम्स R3 माइनस 11 टाइम्स R2. अगर आप ये कर देते हो तो ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 0. सो यहाँ क्या बना आपका 1 -1 -1 0.
देन दिस इज 0 2 1 2, ये हो गया 0, ये 22 माइनस 22 0, यहाँ पर क्या हो गया 6 2 जा 12, 12 माइनस 11 तो क्या हो गया 1, यहाँ पर 6 2 जा 12 माइनस 11 2 जा 22 तो 12 माइनस 22 कितना हो गया माइनस 10, 6 2 जा 12 माइनस 11 2 जा 22, 12 माइनस 22 क्या हो गया आपका माइनस 10. तो हियर यू कैन सी दिस मैट्रिक्स इज इन इट्स रो एक्लेन फॉर्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट पिवट, दिस इज योर सेकेंड पिवट एंड दिस इज योर थर्ड पिवट. और इतनी ही पॉसिबिलिटी है बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 रो ही हैं, तो 3 पिवट हो सकते हैं. ये भी एक पिवट है क्योंकि इस पिवट के राइट साइड में एक नॉन जीरो एंट्री है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर? तो ये मैट्रिक्स बन गया आपका रो एक्लेन फॉर्म. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, वाई बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड? क्योंकि हम पहले z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन y की, देन x की. इस रो को पहले यूज करेंगे, देन इसको, देन इसको. और ये क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये दोनों एंट्री 0 है तो हमारे पास सिर्फ एक एंट्री है यहाँ, तो z की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली. तो अब इस रो के लिए अगर आप कोई इक्वेशन लिखो, थर्ड रो क्या इम्प्लाई करता है आपको 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 10 मीन्स वॉट जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस 10. तो आपने क्या कैलकुलेट किया पहले जेड, देन सेकेंड रो से क्या आ जाएगा आपको सी 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2. मैंने x की कोफिशिएंट 0 को लिखा नहीं है यहाँ, आई होप इतना क्लियर होगा. सो ये 2y माइनस 10 क्या हो गया आपका 2. सो 2y की वैल्यू क्या हो गई 12. सो y क्या हो गया आपका 6. ठीक है, देन फर्स्ट रो यूज कीजिएगा ऑब्वियसली, सो यू विल गेट x. फर्स्ट रो के लिए क्या है x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, मीन्स x माइनस 6 प्लस 10 क्या आना चाहिए 0, means x plus 4 की वैल्यू should be 0, so this will give you x is equal to minus 4. तो आपका आंसर क्या हो गया? The value for x is minus 4, y is 6 and z is minus 10. आप चाहो तो इसको अपने सिस्टम में पुट करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. कैसे? यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ, so this is minus 4 minus 6 minus minus plus 10 0 हो गया. ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया. सेकेंड 2y मीन्स 12 और ये माइनस 10 2 आ गया, ये भी ठीक है. देन यहाँ पर देखिए 6 इंटू माइनस 4, 6 इंटू माइनस 4 प्लस 5 इंटू 6 कितना हो गया 6 इंटू माइनस 4 है ये, तो माइनस 24 और 30 तो 6 बच गया यहाँ. तो मतलब हमने देख लिया कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है. इस तरह से आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पर एक और अंडर कंसिडरेशन एक फैक्ट है, एक बात है आपके लिए कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके दिए हुए हैं वो सॉल्वेबल हैं. ठीक है, पहली बात, सॉल्वेबल को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, नॉट सॉल्वेबल को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंसी भी पॉसिबल है. ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके पास एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है. बट अगर किसी सिस्टम के पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो इट मीन्स उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है. ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करूँगी कुछ फर्दर एग्जांपल्स के साथ. मैं आपको एग्जांपल्स के साथ थियरी बताते जा रही हूँ सो दैट आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाएँ. देन उसके बाद मैं समराइज करके सारी थियरी एक साथ आपको नोट डाउन यहाँ बोर्ड पर करूँगी. ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर द क्लास.